सोचिए, एक सुबह आप न्यूज ऑन करते हैं और अचानक स्क्रीन पर एक हेडलाइन चमकती है, भारत की अर्थव्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा झटका, ट्रेड घाटा इतिहास में पहली बार खतरनाक स्तर पर पहुंचा। सुनने में ही दिल दहल जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का अलार्म है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जाने वाली भारत कैसे ऐसे मोड़ पर पहुंच गई? ये सवाल हर नागरिक को परेशान कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे जितना गहराई से समझेंगे उतना सच चौंकाएगा। और इसी सच को आज हम बिल्कुल खुलकर समझेंगे। अगर आप देश, अर्थव्यवस्था और बाजार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अपडेट समय पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या भारत इस आर्थिक तूफान को संभाल पाएगा या नहीं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ने लगीं, ग्लोबल ट्रेड सिकुड़ने लगा और देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने लगे। ऐसे माहौल में उम्मीद थी कि भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर ग्रोथ के दम पर आगे निकल जाएगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में जो रिपोर्ट सामने आई उसने तस्वीर पलट दी। भारत का ट्रेड डेफिसिट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, यानी जितना सामान भारत विदेशों में बेच रहा है उससे कहीं ज्यादा भारत बाहर से खरीद रहा है। ये संतुलन टूटना ही असली खतरा है। एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, ये आर्थिक संरचना के लिए सबसे बड़ा लाल संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे देश से अधिक विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है, जिसे फिर वापस लाना आसान नहीं होता। अब ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर एक्सपोर्ट अचानक नीचे क्यों चला गया? सच इतना सरल नहीं कि एक लाइन में समझाया जा सके। भारत लंबे समय से इंजीनियरिंग वस्तुओं, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स की वजह से एक्सपोर्ट में मजबूत था, लेकिन इस बार ग्लोबल डिमांड ऐसी गिरी कि भारत के इन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा चोट पहुंची। जिन वस्तुओं को दुनिया भर में भारत की पहचान माना जाता था, उन्हीं की बिक्री अचानक कम हो गई। ये सिर्फ प्रतिशत में गिरावट नहीं, बल्कि उस मेहनत और विश्वास में गिरावट है जो दशकों से बना था। वातावरण ऐसा बन गया कि देश अपनी एक्सपोर्ट ताकत के बावजूद ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करता दिख रहा है। दुनिया की आर्थिक सुस्ती ने भारत के व्यापार पर गहरा असर डाला और इसके परिणाम आंकड़ों से भी अधिक पीड़ादायक हैं। दूसरी तरफ इंपोर्ट की कहानी और भी रोचक और परेशानी वाली है। आमतौर पर माना जाता है कि इंपोर्ट बढ़े तो शायद देश में उत्पादन घट रहा है, लेकिन इस बार मामला और पेचीदा निकला। त्योहारों के मौसम में खरीदारी बढ़ने से लेकर सोने और चांदी के दामों के चढ़ाव तक देश में उपभोक्ता मांग अचानक बहुत तेज हो गई। सोने का आयात 3 गुना तक जा पहुंचा और चांदी का आयात भी अनोखे स्तर पर बढ़ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दोहरी तलवार की धार है। एक तरफ बाजार में मांग बढ़ रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ यह मांग उस दिशा में जा रही है जो उत्पादन के बजाय भंडारण और प्रदर्शन से जुड़ी है। सोना और चांदी सुंदर हैं, कीमती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाते। अगर मशीनें आती, भारी उद्योगों से जुड़े उत्पाद आते, तो वो भविष्य में उत्पादन को आगे बढ़ाते। लेकिन सोने के बढ़ते आयात ने आर्थिक संतुलन को और कमजोर किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी उथल पुथल में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का आयात कम रहा। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया की हर अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आयात के रूप में इसी पर खर्च होता है, लेकिन इस बार भारत ने कच्चे तेल पर कम पैसा खर्च किया और फिर भी कुल इंपोर्ट बढ़ गया। इसका सीधा मतलब है कि समस्या तेल नहीं बल्कि त्योहार, उपभोक्ता आदतें और निवेश पैटर्न है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि देश की आर्थिक नीतियां मांग को बढ़ाने में तो मदद कर रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मुकाबले को मजबूत करने के मामले में अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। ट्रेड डेफिसिट में यह तेज उछाल एक और चीज की ओर इशारा करता है, वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों से निपटने की हमारी क्षमता। दुनिया में मंदी की आशंका से लेकर देशों द्वारा व्यापार में टैरिफ लगाना, ये सब ऐसे हालात हैं जिनमें देशों को अपनी रणनीति बेहद तेजी से बदलनी पड़ती है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि गिरावट उतनी नहीं हुई जितनी विशेषज्ञों ने पहले डर जताया था, लेकिन असर फिर भी मौजूद रहा। यही वह मोड़ है जहां वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक दूसरे की किस्मत लिखते हैं। एक आम नागरिक सोच सकता है कि यह सिर्फ सरकार और अर्थव्यवस्था का मामला है, लेकिन नहीं, इसका असर धीरे धीरे हर नागरिक की जेब से टकराएगा। ज्यादा ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि भारत को विदेशी मुद्रा यानी डॉलर बाहर भेजना पड़ा और डॉलर की मांग बढ़ने का सीधा परिणाम रुपए की कीमत पर पड़ता है। रुपया कमजोर होगा तो विदेश से आने वाले सभी सामान और महंगे होते जाएंगे। मोबाइल, लैपटॉप, पेट्रोल, दवाइयाँ, गाड़ियाँ, विदेश में पढ़ाई और ट्रेवल, सब कुछ। यही वजह है कि ट्रेड डेफिसिट सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं बल्कि भविष्य के खर्च, महंगाई और जीवन स्तर का आधार बन जाता है। और यही डर दशकों में पहली बार इतने स्पष्ट रूप में सामने आया है। अक्टूबर की यह आर्थिक रिपोर्ट भविष्य के लिए चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि अगर एक्सपोर्ट मजबूत नहीं हुआ और इंपोर्ट को सही दिशा नहीं मिली तो आने वाले महीनों में हालात और कठिन हो सकते हैं, और अवसर इसलिए
कि संकट हमेशा बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनता है। भारत के लिए यह मोड़ वही तय करेगा, क्या हम वैश्विक व्यापार के नए दौर में अपने लिए जगह बना पाएंगे या सिर्फ दूसरे देशों की नीतियों और मांग पर निर्भर रह जाएंगे। ये तो था पूरी स्थिति का पहला हिस्सा। ट्रेड डेफिसिट कैसे बढ़ा, किन क्षेत्रों में गिरावट आई और कैसे त्योहारों, मांग और उपभोक्ता बदलावों ने इस संकट को तेज कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी बाकी है कि इस संकट की असल कीमत कौन चुकाएगा, इसका असर रुपए, महंगाई, नौकरियों और विदेशी निवेश पर कितना पड़ेगा और क्या ऐसे आर्थिक बदलाव वाकई भारत के विकास की दिशा बदल सकते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनता है तो उसके असर तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर ही भीतर वह वजहें तैयार हो जाती हैं जो आगे चलकर पूरी वित्तीय संरचना को हिला देती हैं। भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट की असली कीमत कौन चुकाएगा। पहली नजर में यह लगता है कि यह सरकार या नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी है, लेकिन असल प्रभाव धीरे धीरे हर नागरिक की जिंदगी में उतरता है। विदेशी मुद्रा का भारी बहाव बाहर जाने का मतलब है कि रुपया लगातार कमजोर दबाव में बना रहेगा, और जैसे ही मुद्रा कमजोर होती है, महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है। महंगाई बढ़ती है तो रोजमर्रा के सामान, जीवनयापन का खर्च और विदेशी उत्पाद सब महंगे होते जाते हैं। यानी एक रिपोर्ट से शुरू हुई कहानी अंत में आम इंसान के बजट तक पहुंच जाती है। रुपये की स्थिरता भारत की आर्थिक सेहत का आईना रहती है, और इसलिए यह संकट सिर्फ आंकड़ों का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि आर्थिक विश्वास की परीक्षा बन चुका है। विदेशी बाजार भारत को जितना स्थिर देखते हैं उतना ही विदेशी निवेश प्रवाहित होता है, लेकिन जब ट्रेड घाटा इतना बढ़ जाता है तो निवेशक यही सवाल पूछते हैं, क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में सफल रहेगा। और अगर निवेशक असमंजस में रहते हैं तो विदेशी कंपनियों की जोखिम लेने की क्षमता घटती है, निवेश धीमा होता है और लंबे समय में रोजगार के अवसर भी प्रभावित होते हैं। इसलिए यह पूरा संकट सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि नौकरियों और भविष्य की विकास गति का भी है। समस्या यह भी है कि भारत को अब एक बेहद कठिन संतुलन बनाना होगा। अगर मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन मांग बढ़ने के साथ अनियंत्रित आयात बढ़ जाए तो यही मांग भविष्य में आर्थिक कमजोरी का कारण बन जाती है। सोना और चांदी जैसे उत्पाद उपलब्धता की खुशी तो लाते हैं, लेकिन आर्थिक मजबूती नहीं देते। इसलिए इस समय भारत जिस मोड़ पर खड़ा है वहां सिर्फ सुधार नहीं बल्कि दिशा परिवर्तन की जरूरत है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, नई मार्केट्स में प्रवेश करना, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना स्थान मजबूत करना और उत्पादों की कीमत के मुकाबले गुणवत्ता को प्राथमिकता देना, यही आगे का रास्ता है। चुनौती यह भी है कि वैश्विक परिस्थितियों पर भारत का नियंत्रण नहीं है। दुनिया में व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं, देशों के बीच टैरिफ और नीतिगत प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल पहले से कहीं अधिक है। ऐसे में भारत को सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि रणनीति से चलना होगा। वह दौर खत्म हो चुका है जब दुनिया की मार्केट बढ़ती थी और भारत को अपने उत्पाद बेचने में आसानी मिलती थी। अब दुनिया की मार्केट धीमी है और भारत को वही मार्केट हथियानी है। ये काम परिस्थिति के भरोसे नहीं होता बल्कि योजनाओं, परिवर्तन, उत्पादन और नीतिगत मजबूती से होता है। आगे के महीनों में भारत के सामने 3 संभावनाएं होंगी। पहली ये कि वैश्विक मांग कुछ सुधरे और भारत अपने एक्सपोर्ट को धीरे धीरे गति दे सके, जिससे ट्रेड घाटा कुछ कम हो। दूसरी ये कि इंपोर्ट को नॉन प्रोडक्टिव क्षेत्रों से हटाकर उत्पादन और औद्योगिक आवश्यकताओं पर केंद्रित किया जाए ताकि भविष्य में देश की उत्पादन क्षमता बढ़े और आयात का बोझ धीरे धीरे कम हो। तीसरी यह कि विदेशों से आने वाले निवेश और रेमिटेंस को अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि डॉलर भारत में वापस लौटता रहे और मुद्रा पर अत्यधिक दबाव न पड़े। अगर इन 3 पहलुओं में से कोई भी लड़खड़ाया तो परिणाम सीधे आम जनता की जेब पर पड़ेंगे। वैश्विक ट्रेड में बदलाव जितना अंतर्राष्ट्रीय लगता है उसका असर उतना ही घरेलू होता है, और यही वह वाक्य है जिसे हर नागरिक को आज समझने की जरूरत है। दुनिया बदलती है तो हर घर बदलता है। इस रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट ने बस यह याद दिलाया है कि भारत को अपनी आर्थिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई अब और कठिन होगी, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। भारत की सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आईटी एक्सपोर्ट और वैश्विक तकनीकी क्षमता अभी भी दुनिया में सबसे मजबूत क्षेत्रों में शामिल हैं। इन क्षेत्रों की मजबूती वह शक्ति है जो आने वाले समय में घाटे को संतुलित कर सकती है, और इतिहास गवाह है भारत तब सबसे ज्यादा उभारा है जब परिस्थितियां सबसे कठिन रही हैं। आर्थिक मजबूती सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनती बल्कि दृढ़ इच्छा, नीतियों और सही दिशा से बनती है। ये चुनौती चाहे जितनी बड़ी दिखे, भारत के पास क्षमता भी है, तकनीक भी है और बाजार भी। अब बात सिर्फ निर्णय और गति की है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कहानी के दोनों हिस्से एक वाक्य पर आकर टिकते हैं, यह संकट सिर्फ संकेत है। यह भविष्य तय करने का आखिरी मौका नहीं बल्कि पहला मौका भी हो सकता है। या तो यह ट्रेड डेफिसिट आने वाले महीनों में भारत को और कठिनाइयों की तरफ ले जाएगा, या फिर यही संकट देश की आर्थिक रणनीति को मजबूत बनाने की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। फैसला आंकड़ों से नहीं बल्कि कदमों से तय होगा, और इसलिए इस कहानी का अंतिम संदेश उतना ही सरल है जितना गहरा। अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नहीं है, उसे लड़खड़ाया जाता है, और अर्थव्यवस्था डूबती नहीं है,
उसे संभाला भी जाता है। भारत किस दिशा में जाएगा यह आने वाला समय तय करेगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस स्थिति को देखना, समझना और उससे डरने के बजाय उससे सीख कर आगे बढ़ना। क्योंकि हर देश की अर्थव्यवस्था हमेशा जीतती है जब उसके लोग उससे जुड़े रहते हैं, उसके फैसले जागरूक होकर लिए जाते हैं और संकट को अवसर में बदलने का विश्वास जीवित रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत इस आर्थिक चुनौती को पार कर सकता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही जरूरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।